जय हिंद दोस्तों। पिछले क्लास में हम लोगों ने कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस को एक झलक में देखने की कोशिश की थी। चलिए जल्दी से उसका रिकैप लगा करके फिर आगे क्लासेस को आज देखते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि अभी किसी प्रकार का कोई क्लास स्टार्ट नहीं है, एज अ डेमो हम इन सभी चीज़ों को देख रहे हैं और आप रेगुलर क्लासेस में और बेहतर तरीके से इन चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। तो दोस्त ज़रा ध्यान दीजिएगा, पिछले क्लासेस के फैक्ट्स को ज़रा रिकैप हम लोग लगाते हैं। हमने सबसे पहले संविधान के बारे में मैंने कुछ उसके एलिमेंट्स के बारे में मैंने कुछ बताया था कि अब आपका जो हमारा जो भारतीय संविधान है वो कई चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें हम लोगों ने बात की थी। आपको बताना है कि हमारे भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी। हमारे भारतीय संविधान के बारे में जब हमने बात किया था तो हमने कहा था कि हमारा भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ था। तो दोस्त वहाँ पर कहीं ना कहीं हमारे बनकर तैयार होने की जो डेट थी वहाँ पर हमने कहीं ना कहीं हमारे 26 नवंबर 1946 की हमने बात की थी। और यहाँ पर बनकर तैयार हुआ ऐसा प्रश्न न पूछ करके आपसे पूछता है कि आत्म अर्पित अधिनियमित अंगीकृत कब किया गया, तो 26 नवंबर कहीं ना कहीं हम लोग वहाँ पर देखने वाले हैं 1949 की बात हम लोग करने वाले। अब दोस्त यहाँ पर हम लोग बात करेंगे हमारे कहीं ना कहीं बहुत सारे फैक्ट्स पिछले क्लासेस में हमने देखे थे। हमने कहा था सूचियों की संख्या कितनी थी। हमने कहीं ना कहीं बात की थी कि हमारे मूल संविधान में अनुच्छेदों की कुल संख्या कितनी थी। ठीक है, हमारे मूल संविधान में अनुसूचियों की मूल संख्या कितनी थी। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये सारी चीज़ें पिछले क्लासेस में हमने देखी थी। आप उसके वीडियोस को अगर आप नहीं देख पाए हो और ये फर्स्ट वीडियो आप वॉच कर, तो इससे पहले बहुत सारी वीडियोस मैंने बना रखी है, आप जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और वो कोई क्लास नहीं है, बस एज अ डेमो छोटे छोटे फैक्ट्स आपको दिए गए हैं, ताकि वो सिर्फ ये देखना है कि आपके क्लासेस में बताई गई चीज़ें, बताए गए फैक्ट्स, बताए गए क्वेश्चंस, प्रश्न आपके माइंड में रह पाते हैं कि नहीं रह पाते हैं। तो चलिए आज के क्लासेस को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते, थोड़ा सा आज कुछ और देखते। चलिए आज आपको एक कोरिलेशन हम सिखाते हैं, ज़रा गौर कीजिएगा। मैंने कहा है कि आपका अगर सभी सब्जेक्टों पर बढ़िया कमांड और पकड़ है तो दोस्त आप एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में बहुत आसानी से जा सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं हो सकती। आप एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से लिंक कर सकते हो। चलो जरा देखते हैं हम लोगों ने खेल कूद के अंतर्गत जरा याद करो, हमने पिछले क्लासेस में स्पोर्ट्स पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि हमारे बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, हमने पढ़ा था वॉलीबॉल में कितने होते हैं ना, जिम्नास्टिक में कितने होते हैं, ऐसे कई सारे खेल हमने पढ़े थे। रिकैप नहीं लगा रहे, बस यहाँ पे दिखाने वाले कि कैसे कोरिलेट कर सकते हैं। तो दोस्त पिछले क्लासेस में हमने यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारे स्पोर्ट्स को पढ़ा था। चलिए आज इस स्पोर्ट्स को हम लोग हमारे भारतीय संविधान में अनुसूचियों को याद करने की यहाँ पर इससे कोशिश करेंगे। और ये जो अनुसूचियाँ आज आप जो पढ़ोगे मेरे दोस्त बहुत डिफरेंट होगा और बहुत आसानी से ज़िंदगी भर के लिए आपके माइंड में रहने वाला है। तो दोस्त यहाँ पर ज़रा गौर कीजिएगा, आपको पता है कि हमारे भारतीय संविधान में मूल अनुसूचियों की संख्या कितनी थी। तो दोस्त यहाँ पर हमने कहीं ना कहीं हमारे मूल अनुसूचियों की संख्या के बारे में बात किया था जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। मतलब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 26 नवंबर 1949 की। तो दोस्त उस समय हमारे भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी, जबकि आज वर्तमान में मेरे दोस्त यहाँ पे 12 अनुसूचियाँ आपको देखने को मिलती। तो आज ये 12 अनुसूचियाँ ऐसे पढ़ेंगे कि दोस्त फिर आपके माइंड से ये कभी जाने वाली नहीं है ना। चलिए देखते हैं। तो दोस्त यहाँ पे हम लोग बात करेंगे स्पोर्ट्स, और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अनुसूचियों को, है ना। अनुसूची हमने यहाँ पे लिखा और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कितनी अनुसूचियाँ आज देखने वाले हम लोग 12। ठीक है, और मैंने जैसा ही कहा है कि आपको कुछ भी याद करने की हमारे क्लासेस में ज़रूरत नहीं है। आपको मैंने संविधान की एक झलक दी थी पिछले क्लासेस में, और मैंने कहा था कि आपको एक अनुच्छेद के क्लासेस भी दिए जाएंगे जिसमें अनुच्छेद भी दिखाया जाएगा कि अनुच्छेद भी आपको याद करने की कतई आवश्यकता या ज़रूरत नहीं है, उसको भी देखेंगे। तो दोस्त यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, ये हमारे स्पोर्ट्स को हमने पढ़ा था, इसी स्पोर्ट्स को आज कोरिलेट करते हैं अनुसूची से। ये आपका 1 2 3 4 5 6 अनुसूचियाँ आपको ऐसे ही दिख रही हैं। अब ज़रा गौर कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट शब्दों पर आपको ज़्यादा गौर नहीं करना, उन सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे आसान सी भाषा में हम लोग देखते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 स्पोर्ट्स की मीनिंग्स आप सभी को पता है, SPORTS, एक अनुसूची, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं और छठी। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि हमारे पहली अनुसूची में क्या है, दूसरी में क्या है, तीसरी में क्या है। इससे पहले आपने बहुत सारी अनुसूचियाँ कई बार कई जगह पढ़ी होंगी। तो दोस्त ये आज आपके बीच बहुत ज़्यादा डिफरेंट आपको दिखने वाला है। चलिए यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हमारे पहली अनुसूची के बारे में।
तो पहली अनुसूची में आप देख पा रहे हो एस, क्या है एस। मैं जैसे ही बोलता हूँ वैसे आपको बोलना है, फिर बाद में इसके बारे में हम लोग कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट देखने की कोशिश करेंगे, अभी हमें सिर्फ याद रखना है। तो यहाँ पे भाई मेरे पहली अनुसूची में एस मैंने लिखा है, और S4 होता है स्टेट। क्या होता है? स्टेट, है ना। जैसे भारत राज्यों का संघ है, मतलब यहाँ पे संघ की परिभाषा देखने को मिलती है। और आपको हम बता देना चाहते हैं कि आप अनुसूची 1 की बात करते हो, आप भाग 1 की बात करते हो, आप अनुच्छेद 1 की बात करते हो, ये तीनों आपके जो है वो हमारे कहीं ना कहीं हमारा जो भारत है वो राज्यों का संघ है, ये बताने की कोशिश ये तीनों करते, तीनों एक ही परिभाषा देते हैं कि भारत राज्यों का संघ। अब ये भारत राज्यों का संघ ये होता क्या है, आपके आगे ये क्लासेस में आपको बिल्कुल समझ में आएंगे। तो यहाँ पे आपका कंसंट्रेशन आपके अनुसूचियों को दिमाग पर रखने के प्रति होना चाहिए। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो हमने यहाँ पर कहा पहली अनुसूची एस, और एस से हम लोग कहेंगे यहाँ पर स्टेट, एस फॉर स्टेट, है ना। मतलब भारत राज्यों का संघ है, ये हमारे भारतीय संविधान में, संविधान की किस अनुसूची में इसका वर्णन मिलता है, तो मेरे दोस्त पहली अनुसूची में। और पी फॉर होता है पेमेंट, पी फॉर पेमेंट। तो मेरे दोस्त उच्च पदाधिकारियों के वेतन की चर्चा भारतीय संविधान के किस अनुसूची में मिलती है, तो मेरे दोस्त वो अनुसूची आपकी दूसरी होती है। मतलब क्या? पी फॉर पेमेंट। तो एस फॉर स्टेट, पी फॉर पेमेंट। और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे ओ फॉर अर्थ। पहले देख लेते हैं ना, ओ फॉर अर्थ। अर्थ का मतलब क्या होता है? शपथ। क्या होता है? शपथ। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे आर फॉर होगा, आर से होगा राज्यसभा के सीटों का बंटवारा। बंटवारा या कहीं कहीं आवंटन भी आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्त यहाँ पर हम लोग बात करेंगे एस फॉर स्टेट, पी से पेमेंट, ओ फॉर अर्थ, आर से राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। और यहाँ पे हम लोग टी से बात करेंगे SC ST, SC ST, और एस से हम लोग यहाँ पर बात करेंगे शेड्यूल ड्राइव स्टेट, शेड्यूल ड्राइव स्टेट। ये सब क्या है, सब कुछ हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो पहले आपके माइंड पर ये होना चाहिए कि ये आपका स्पोर्ट्स, मतलब ये हमने आपकी 6 अनुसूचियां आपको मैंने लिखकर दिखाई हैं, और ये सिर्फ बोर्ड पर लिखा नहीं होना चाहिए। इसको मिटाने के बाद लास्ट में हम लोग रिकैप लगाएंगे, फिर देखेंगे कि वो सारी चीज़ें बोर्ड के साथ साथ आपके माइंड पर है कि नहीं है। मिटा देने के बाद आपको बोर्ड पर दिख पा रहा है कि नहीं दिख पा रहा है। तो दोस्त हम लोग यहाँ पर बात करेंगे एस फॉर क्या था? स्टेट, नीचे मत देखिए, पी फॉर पेमेंट, ओ फॉर अर्थ, और यहाँ पे आर फॉर राज्यसभा की सीटों का बंटवारा, टी फॉर SC ST, और यहाँ पे एस फॉर क्या होगा? शेड्यूल। जैसे आप लोग पढ़ने के लिए क्या बनाते हैं? शेड्यूल बनाते हैं, उसको रूटीन भी कहते हैं, मगर यहाँ पे बोलेंगे शेड्यूल, है ना। तो शेड्यूल ये है हमारा ड्राइव, शेड्यूल ड्राइव स्टेट। समझ पा रहे? तो ये क्या है? तो शेड्यूल ड्राइव स्टेट। तो ये आपको समझ करके चलना है। तो दोस्त यहाँ पर आपसे पहली अनुसूची में आपको देखने को मिल रहा है कि भारत राज्यों का संघ है, और दूसरा उच्च पदाधिकारियों के पेमेंट की चर्चा। और यहाँ पे जो आप शपथ वगैरह की आगे बात करने वाले हैं कि बहुत सारे लोगों को शपथ दिलाने की यहाँ पर बात की जाएगी। तो ये शपथ की प्रक्रिया क्या होती है, शपथ क्या होता है, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे देख रहे हो पेमेंट, है ना, वेतन के बारे में जो आप देख पा रहे हो। तो यहाँ पे उच्च पदाधिकारियों के वेतन की चर्चा जो आपकी भारतीय अनुसूची के 2 अनुसूची में यहाँ पर देखने को मिलता है। तो बहुत सारे एक्सेप्शंस भी आपको कुछ दिखने वाले हैं कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनको ये आपके जो है कि अनुसूची 2 के अंतर्गत पेमेंट नहीं दिया जाता। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को जरूर मिलेंगी। तो वो सारे फैक्ट्स आपके रेगुलर क्लासेस में बिल्कुल आसानी से आपको याद होंगे। पहले ये सारी चीज़ें आपके दिमाग पर बैठनी चाहिए। तो एस फॉर क्या था? स्टेट। बोर्ड पर मत देखिए, एस फॉर स्टेट। उसके बाद हम लोग बात करेंगे पी फॉर क्या था? पेमेंट। जो लिखा था वही बताना, एस फॉर स्टेट, पी फॉर क्या था? पेमेंट। ओ फॉर क्या था? और ओ फॉर क्या था? और इसके बाद हम लोग बात करेंगे आर फॉर क्या था? तो राज्यसभा की सीटों का बंटवारा, राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। और इसके बाद टी फॉर क्या था? SC ST, है ना, मतलब SC ST को विशेष प्रावधान देने की चर्चा का उल्लेख हमारे किस अनुसूची में मिलता है। तो यहाँ पर हम लोग कहीं ना कहीं उसकी बात करने वाले। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे शेड्यूल ड्राइव स्टेट। तो शेड्यूल ड्राइव के अंतर्गत 4 राज्यों को यहाँ पर जनजातीय आधार पर विशेष छूट की यहाँ पर बात की जाएगी। तो भाई मेरे वहाँ पर कहीं ना कहीं हम लोग त्रिपुरा वगैरह की बात करने वाले हैं। तो ये सब हम लोग देखेंगे।
तो दोस्त यहाँ पे हमने कहा एस फॉर क्या था स्टेट, पी फॉर क्या था पेमेंट, ओ फॉर क्या था और आर फॉर राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे SC ST और यहाँ पर बात करेंगे शेड्यूल ट्राइब स्टेट। अब इसके बाद गौर कीजिएगा, इसे हम मिटा देते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची। मेरे दोस्त 6 अनुसूचियों को याद करने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई। SPORTS के माध्यम से आपने बहुत आसानी से उसको याद कर लिया। अब यहाँ पे हम आपसे पूछने वाले S फॉर क्या था आप बताओगे, P फॉर क्या था पेमेंट, आपको बताना शपथ की चर्चा, आप बताओगे R फॉर क्या था राज्यसभा की सीटों का बंटवारा, T फॉर क्या था SC ST को विशेष प्रावधान देने की बात कही गई है, और यहाँ पे S फॉर क्या था तो शेड्यूल ड्राइव स्टेट, है ना, ये आपको समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर कभी कभी होता है क्या है कि आप जो सॉन्ग वगैरह सुनते हो तो सॉन्ग के 2-3 लाइन आप जो है कि एक बार सुनने के बाद याद कर लेते हो, और उसी सॉन्ग को अगर 4-5 साल के बाद सुनते हो तो मेरे दोस्त उसको गुनगुनाने लगते हो। तो ये आपने कभी सॉन्ग को क्या कभी याद करके आपने उसको गुनगुनाया है? कभी नहीं। तो वो आपके माइंड पर कैसे रह जाते हैं मेरे दोस्त? 2 से 3 लाइन का सॉन्ग आप बिल्कुल धारा प्रवाह मेरे भाई गाते हो। तो दोस्त यहाँ आपके प्रश्नों का आंसर क्यों धारा प्रवाह नहीं निकल पाता है? क्योंकि उस लय में आप उस चीज़ को नहीं पढ़ पाते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग बात करेंगे और इनको भी हम लोग वैसे ही देखने की कोशिश करेंगे। मेरे बोलने के तरीके पर ध्यान दीजिएगा, मेरा बोलने का लय क्या है, उस लय पर आपको ये अनुसूचियाँ भी आपको कवर हो जाएंगी। तो दोस्त S फॉर स्टेट, P फॉर पेमेंट, O फॉर अर्थ, R से राज्यसभा की सीटों का बंटवारा, T फॉर SC ST और यहाँ पे शेड्यूल ड्राइव स्टेट। तो 1 2 3 4 5 6 अनुसूचियों में आपका कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है। अब इससे रिलेटेड आपके जो एक्सेप्शंस वगैरह है वो सब आपके रेगुलर क्लासेस में देखने की कोशिश हम लोग करेंगे। अब यहाँ पे बात करते 7 8 9 10 11 12। तो मेरे दोस्त जैसे हम बोल रहे हैं मेरे बोलने की शैली पर आप ध्यान दीजिएगा और वैसे ही आपको यहाँ पर बोलना है ताकि चीज़ों को लंबे समय तक हमें हमारे दिमाग पर रखा जा सके, है ना। तो दोस्त यहाँ पर हम लोग बात करेंगे 7 सूची। क्या बोलेंगे? 7 सूची। जैसे बोल रहे वैसे ध्यान देना, मेरी बोलने की शैली पर ध्यान दीजिए आप। 7 सूची 8 भाषा 9 एक्ट। 7 सूची 8 भाषा 9 एक्ट। 7 सूची 8 भाषा 9 एक्ट। 10 में दल बदल, 10 में दल बदल। 7 सूची 8 भाषा 9 एक्ट। आपको बोलना है 7, जैसे मैं बोल रहा था 7, हाँ 8, उसके बाद 9। 7 सूची 8 भाषा 9 एक्ट। 10 में दल बदल, 10 में दल बदल। तो हमने कहा 7 सूची 8 भाषा 9 एक्ट, 10 में दल बदल, 11 में गांव वाले, 12 में शहर वाले। कोई बात नहीं, अब ये गांव शहर से आप भी दिमाग पर रखो, फिर इसके वास्तविक इसके कहीं ना कहीं वाक्य पर हम लोग जाने की कोशिश करेंगे। जब ये चीज़ें आपको याद हो गई तो वहाँ पर आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो ज़रा आप पूरे को एक बार बोलेंगे, पहले इसको बोल लेते हैं। 7 सूची 8 भाषा 9 एक्ट, 10 में दल बदल, 11 में गांव वाले, 12 में शहर वाले। ये मैंने सीधा बताया। अब उल्टा तुम बताओगे, 12 में शहर वाले, 11 में गांव वाले, 10 में दल बदल, 9 में एक्ट, 8 में भाषा, 7 में सूची। तो 7 सूची 8 भाषा 9 एक्ट, 10 में दल बदल, 11 में गांव वाले, 12 में शहर वाले। एक बार पूरा बोलते हैं। S फॉर स्पोर्ट्स, P फॉर स्पोर्ट्स स्टेट, P फॉर पेमेंट, O फॉर अर्थ, R फॉर राज्यसभा की सीटों का बंटवारा, T फॉर SC ST और S फॉर शेड्यूल ड्राइव स्टेट की बात करेंगे। और 7 सूची 8 भाषा 9 एक्ट आपको बोलना है। 11 में कौन वाले? गांव वाले, है ना, पहले गांव के बाद शहर। 11 में गांव वाले, 12 में शहर वाले। तो दोस्त आपको मैंने पिछले क्लास में
कहीं ना कहीं जो सूचियों की बात की थी, तो आपके 3 सूचियों की चर्चा यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारे 7वीं अनुसूची मिलते हैं, जिसमें 3 सूचियों में मैंने कहीं ना कहीं संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के बारे में मैंने बताया था। मैंने कहा था कि संघ सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार हमारी केंद्र सरकार को होता है। इसके बाद हमने कहा था कि राज्य सूची पर या राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार का होता है, और समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार हमारे कहीं ना कहीं राज्य और केंद्र दोनों को होता है। तो मेरे दोस्त 7 सूची हो गया, 8 भाषा। जरा याद करो, हमने पिछले क्लासेस में आपको बताया था कि हमारे भारतीय संविधान में मूल भाषाओं की संख्या कितनी थी। तो मेरे दोस्त 14 भाषा हमारे मूल थे। मतलब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि हमारा जब संविधान भाई मेरे लिखा गया था, तो उस समय जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, मतलब 26 नवंबर 1949 की बात करेंगे, तो उस समय तक हमारे भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को जगह प्राप्त हुई थी। तो वहाँ पर 14 भाषाएं थी जो मूल के नाम से जानी जाती हैं। और उसके बाद मेरे दोस्त फिर आगे भाषाओं को जोड़ा गया, और आगे जो है कि जोड़ते जोड़ते यहाँ पर अब वर्तमान में कितनी भाषाओं को जगह दी जा चुकी है, तो वहां पर हम लोग बात करेंगे 14 से अब यहाँ पे भाषाओं की संख्या कितनी हो गई है। तो मेरे दोस्त वहां पर 22 भाषाओं की बात करेंगे, और 14 से 22 भाषा का जो सफर रहा मेरे भाई, जो 8 भाषा आप एक्स्ट्रा ऐड होते हुए आप देख पा रहे हो, इन 8 भाषाओं में कौन कौन सी भाषाओं को कैवे संविधान संशोधन के तहत कब जोड़ा गया, कितनी भाषाओं को कैसे जोड़ा गया, ये सारी चीजें कल हमने देखी थी। जैसे जरा याद कीजिएगा, मैंने यहाँ पर कहा 7 सूची, 8 भाषा, और मूल संविधान में भाषाओं की संख्या कितनी थी, मूल भाषा कितने थे, तो 14 थे। अब कितने हैं, 22 हैं। तो 8 जो ऐड किए गए, इस 8 में मेरे दोस्त हम लोग बात करेंगे कि आपकी सबसे पहली जो भाषा जोड़ी गई, जिसका नाम था सिंधी। क्या था? सिंधी। अभी सिंधी की यदि बात करते, जरा याद करो, सिंधी भाषा को मैंने बताया था कि सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, और इस 21वें संविधान संशोधन के तहत किस भाषा को जगह प्राप्त हुई, तो मेरे दोस्त सिंधी भाषा को। इसके बाद मैंने कहा था कि जब बचपन की अवस्था में थे तो हम नेपाली थे, और जब बचपन की अवस्था में थे तो कंकर में और मणि में कोई हमें फ़र्क नहीं बुझा रहा था, तो समझ में नहीं आ रहा। तो मेरे दोस्त मैंने आपको बताया था कि 71वां संविधान संशोधन, पिछले वीडियो को देखिए, उस चीज़ों को फिर से दोबारा हम रिपीट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर रिपीट करेंगे फिर उतना ही समय लगेगा और ये वीडियो हो सकता है काफ़ी बड़ा हो जाए। तो दोस्त यहाँ पर हम लोग बात करेंगे हमारे 8वें अनुसूची की, जिसमें भाषा का उल्लेख है। तो जो 8 भाषा थी, जिसमें पहली भाषा सिंधी, इसको 21वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, इन 3 भाषाओं को कहीं ना कहीं हमारे 71वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में इनको जगह प्राप्त हुई। और इसके बाद हम लोग फिर बात करेंगे हमारे कहीं ना कहीं मेरे दोस्त 92वां संविधान संशोधन को। और 92वां संविधान संशोधन, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि 2003 के तहत हमारे भारतीय संविधान में 4 भाषाओं को जगह प्राप्त हुई, जिसमें मेरे भाई हम लोग कहीं ना कहीं बोडो की बात करेंगे, डोगरी की बात करेंगे, मैथिली की बात करेंगे, संथाली की बात करेंगे। तो मेरे दोस्त आपकी जो 22 की 22 भाषाएं हैं, ये 22 की 22 भाषाएं आपके जेहन में ऐसे होंगी कि एक एक भाषा को आप बता पाओगे। आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। अगर ये याद हो सकता है तो मेरे दोस्त कुछ भी याद करना आपके लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपका ये दोस्त सब कुछ याद कराने के लिए क्या है, तैयार है। और आपकी टीम आपको कैसे याद कराया जाए फैक्ट्स को, कैसे चीज़ों को पढ़ाने के साथ साथ, क्योंकि हमारी संस्था, हमारी टीम सिर्फ पढ़ाने का ही काम नहीं करती, बल्कि उन फैक्ट्सों को आपके दिमाग पर हमेशा हमेशा के लिए रखने की कोशिश करती है, ताकि आपके एग्जामिनेशन में आप जब जाओ तो हमारी बातें आपके कान में गूंजती हुई नजर आए, और हमारी चीज़ें, हमारे फैक्ट्स आपके माइंड में तैरते हुए नजर आए। और हमारा प्रयास होता है कि हमारे भाइयों को दूसरों से, हमारे भीड़ से बिल्कुल डिफरेंट बनाने का काम किया जाए। और हम लोग लगभग इस प्रयास में सफल रहे हैं, और आगे भी उम्मीद करते हैं कि इससे भी बेहतर चीज़ें आपको देने की कोशिश की जाएंगी, काम किया जाएगा, बशर्ते आपका सहयोग और साथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्त यहाँ पर हमने बात किया 8 की। तो 8 में हमने क्या देख लिया, हमने भाषा देखा। इसके बाद 9 की बात करेंगे। तो 9 में है एक्ट। क्या है? 9 में एक्ट की बात करेंगे। तो मेरे दोस्त हमारे भारतीय संविधान में यहाँ अगर हम लोग बात कर, जरा गौर करो, 8 था, 8 तक तो मूल था। इस 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया। पहला संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया। और इसके अंतर्गत मेरे दोस्त हम लोग यहाँ बात करेंगे कि हमारा जो है ये 9वीं अनुसूची, हमने कहा 7 सूची, 8 भाषा, 9 एक्ट।
तो हमारी 9वीं अनुसूची में मेरे दोस्त कुछ एक्टों की चर्चा यहाँ मिलती है, और ऐसे एक्ट हैं जिनकी वैधानिकता को आप चुनौती नहीं दे सकते हो। तो मेरे दोस्त, जिनकी वैधानिकता को आप चुनौती नहीं दे सकते हैं, वो नंबर ऑफ एक्ट कितने हैं, उन एक्टों की संख्या कितनी है। तो मेरे दोस्त यहाँ पर हमारे 9वीं अनुसूची में यहाँ पर हम लोग बात करने वाले जो एक्ट है उन एक्टों की संख्या 284 है। जरा देखो मेरे दोस्त, कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, और यहाँ पर शायद आपने सुना होगा एक तीर से दो निशाना। तो जब आपके डेटा एक हैं तो दोस्त एक डेटा से अगर आपके डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डेटा एक ही है, आंसर एक ही उनका है, तो दोस्त उन चीज़ों पर हमें काफ़ी ध्यान देना चाहिए। जैसे जरा याद करो, हमने कहा था कि हमारा संविधान जब बनकर तैयार हुआ तो 284 लोगों के हस्ताक्षर के बाद 26 नवंबर 1949 को इसको अधिनियमित किया गया, अंगीकृत किया गया, आत्मर्पित किया गया। तो मेरे दोस्त कितने लोगों के हस्ताक्षर के पश्चात? तो 284 लोगों के हस्ताक्षर के पश्चात, मतलब हमारा संविधान जब बनकर तैयार हुआ कितने लोगों का हस्ताक्षर हुआ, कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया? 284। और हमारे अनुसूची 9 में एक्टों की संख्या भी कितनी है? 284। जैसे एज एग्जाम्पल और भी बहुत सारे डेटा आपके बीच है दोस्त। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं, आपको जब मैं जियोग्राफी पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर देखने वाली हैं, और वहाँ पे जियोग्राफी ऐसे आप पढ़ोगे कि आपके माइंड पर बहुत ज़्यादा प्रेशर, इधर देखते हैं, लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मान लेते हैं ये हमारा भारत है, एज एग्जाम्पल रफली डायग्राम है। आपको पता होना चाहिए, या आपको पता भी होगा, नहीं पता होगा तो ज़रा सुन लो। हमारे भारत का क्षेत्रफल जो है वो कितना है? तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। कितना है? 32,87,263 किलोमीटर, मतलब वर्ग किलोमीटर हम लोग कह सकते हैं। तो दोस्त यहाँ पर हमने कहा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, जो पूरे विश्व का कितना परसेंट है? तो 2.42% है। 2.4, मतलब हमारे भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व का कितना प्रतिशत है? तो 2.42। अब जरा गौर करो, ये 2.42 हमारे भारत का क्षेत्रफल है प्रतिशत में, जो पूरे विश्व का 2.42 है। और एक क्वेश्चन आपसे पूछता है मेरे दोस्त कि हीरे का अपवर्तनांक क्या होता है? तो मेरे दोस्त, आपके हीरे का अपवर्तनांक भी 2.42 होता है। हमारे भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के अकॉर्डिंग कितना है? तो 2.42% है, मतलब क्षेत्रफल 32,87,263, जो कि पूरे विश्व का 2.42 है। और क्वेश्चन पूछता है कि हीरे का अपवर्तनांक क्या? तो हीरे का अपवर्तनांक भी 2.42 है। अब कितना भाई कहता होगा हीरे का अपवर्तनांक, मतलब ये अपवर्तनांक काची बोल रहे हैं? तो दोस्त, आप जब फिजिक्स पढ़ोगे तो आपको समझाया जाएगा कि अपवर्तनांक होता क्या। चलो, जब ये अपवर्तनांक आ ही गया तो थोड़ा सा शॉर्टली हम लोग देख लेते। जैसे आप जानते हो प्रकाश, क्या? लाइट। तो दोस्त सबसे पहले हम लोग जब ज्योग्राफी में, आपके फिजिक्स में जब हम लोग लाइट पढ़ेंगे तो उसमें आपके लाइट से रिलेटेड बहुत सारी परिभाषाएं अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग वैज्ञानिकों ने दी हैं। आपके न्यूटन ने अलग परिभाषा दी है, आपके कहीं ना कहीं आइंस्टीन ने अलग परिभाषा दी है, रोमर ने अलग परिभाषा दी है। आपके प्रकाश के चाल के बारे में बताया गया कि आपका प्रकाश का चाल, अगर यहाँ द्रव्य की बात करते हैं, अगर उसमें ये गमन करता है तो उसकी खोज भी कहीं ना कहीं, मतलब अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा लाइट से रिलेटेड, प्रकाश से रिलेटेड अलग अलग तथ्य दिए गए। तो दोस्त सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, आप जब फिजिक्स पढ़ोगे, जब आपको लाइट पढ़ाया जाएगा तो हम लोग बात करेंगे कि लाइट के स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? तो ऑप्टिक्स कहते हैं। जैसे आपने पढ़ा था बायोलॉजी में, मैंने शाखाओं को देखा, हमने कहा कि हमारे छिपकलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सौरोलॉजी कहते हैं। हमने कहा कि सांपों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑफियोलॉजी कहते हैं। हमने कहा फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी कहते हैं। दोस्त उसी तरह से मेरे भाई यहाँ पे हम लोग प्रकाश के अध्ययन की बात करेंगे, लाइट के स्टडी को क्या कहते हैं? ऑप्टिक्स कहते हैं। और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, जो लाइट की बात करते हो तो लाइट के बारे में ऐसा कहा गया कि लाइट सीधी रेखा में, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश कैसे गमन करता है? सीधी रेखा में गमन करता है। तो दोस्त यहाँ पर हम लोग बात करेंगे एज एग्जाम्पल, मान लीजिए यहाँ पर एक टॉर्च है। क्या है? एक टॉर्च है। जरा गौर कीजिएगा, और ये
एक हीरा है। तो दोस्त यहाँ पे हम लोग बात करेंगे ये टॉर्च से निकलने वाला प्रकाश, तो दोस्त हमने कहा कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है। हमें समझना है कि यहाँ अपवर्तनांक इज इक्वल टू व्हाट, अपवर्तनांक होता क्या है। तो दोस्त जिस तरह से ब्रेकर को आपने देखा होगा, ब्रेकर जितना बड़ा होता है, जितना ऊंचा होता है, बड़ा होता है, गाड़ी की चाल क्या होती है, कम होती है। ब्रेकर जितना छोटा होता है गाड़ी की चाल उतनी ही तेज होती। जितना छोटा होगा गाड़ी एकदम धड़धड़ीले कुदैले रहेगा, और जितना ब्रेकर बड़ा होगा गाड़ी उतना ही धीरे चलेगा। मतलब गाड़ी की चाल कम होगी कब, ब्रेकर जब बड़ा होगा। ब्रेकर जब क्या होगा, ऊंचा होगा, ब्रेकर बड़ा होगा, उसकी साइज जब बड़ी होगी। और गाड़ी की चाल तेज बहुत ज़्यादा तब होगी जब उस ब्रेकर का साइज क्या होगा, छोटा होगा। जस्ट उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। आप जो भी वस्तुओं की बात करते हो उन सभी वस्तुओं का अपना एक अपवर्तनांक होता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर बात करेंगे आपके पानी की, हम लोग बात करेंगे अल्कोहल की, हम लोग बात करेंगे किरोसिन तेल की, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तारपीन तेल की, हम लोग बात करेंगे कांच की, हम लोग बात करेंगे क्राउन कांच की, हम लोग बात करेंगे फ्लिंट कांच की। इन सभी का मेरे दोस्त, ये सभी जो भी मैंने आपके बीच यहाँ पर बोले, ये सभी आपके एग्जामिनेशन में एक अलग रोल निभाने का काम करते हैं। और दोस्त इन सभी के अपवर्तनांकों की बात करते तो हमने क्या बोला कि जितना बड़ा ब्रेकर होगा उतनी ही गाड़ी की स्पीड कम होगी, गाड़ी की चाल कम होगी। तो उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि हमारे प्रकाश की चाल जो है वो किसी वस्तु या माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, अपवर्तनांक पर। मीन्स किसी वस्तु का अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा उसमें प्रकाश की जो चाल होगी उतनी ही कम होगी। मतलब आपको समझ में आ रहा है कि किसी माध्यम, जैसे हम लोग बात करेंगे मेरे दोस्त माध्यम क्या है, तो देखो ये लाइट जा रही है, तो ये लाइट जो गमन कर रही है, लाइट जो जा रही है मेरे भाई, इसकी जो चाल आप देख पा रहे हो, देखो ये सबसे पहला माध्यम है। मतलब यहाँ पर क्या है, तो वायु है, वायु में ये गमन हो रहा है। इसके बाद आप देख पा रहे हो ये क्या है मेरे भाई, हीरा है, तो यहाँ माध्यम चेंज हो गया। फिर आप देख पा रहे हो यहाँ हवा है, वायु है ना, तो यहाँ भी माध्यम, मतलब यहाँ पे 3 माध्यम आपको दिख रहे। हो सकता है कि यहाँ पर वाटर हो सकता है कि तारपीन तेल हो, है ना। तो दोस्त यहाँ पर हमने कहा कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक भाई मेरे जितना ज़्यादा होगा उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी। मतलब यहाँ पर प्रकाश की चाल किसी माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। अगर अपवर्तनांक ज़्यादा होगा तो प्रकाश की चाल क्या होगी, समझ पा रहे हैं। तो दोस्त यहाँ पे हमने देखा कि हीरे का अपवर्तनांक, उसी प्रकार से कुछ और भी अपवर्तनांक है, उसकी चर्चा हम लोग जरा कर, कुछ डेटा है जब आ ही गया तो देख लेते हैं। तो दोस्त यहाँ पर हम लोग बात करेंगे वायु, आपसे पूछता है वायु के बारे में बात करेंगे, कुछ राउंड फिगर को लेकर के हम लोग चलेंगे। वायु के बाद हम लोग बात करेंगे जल की, जल के बाद हम लोग बात करेंगे अल्कोहल की, अल्कोहल के बाद हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं किरोसिन तेल की, हम लोग बात करने वाले हैं तारपीन तेल की, हम लोग बात करने वाले हैं कांच की, हम लोग बात करने वाले हैं क्राउन कांच की, हम लोग बात करने वाले हैं फ्लिंट कांच की। तो दोस्त इन सभी का अपना एक अपवर्तनांक डिसाइडेड होता है। तो जहाँ हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारे वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 1 राउंड वैल्यू। और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि हमारे जल का अपवर्तनांक कितना होता है, तो जल का अपवर्तनांक होता है 1.33। तो जल का जो अपवर्तनांक होता है वो 1.33 होता है। और इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं अल्कोहल। तो आपने देखा होगा मेरे दोस्त कि अल्कोहल में अगर आप, शराब में लोग अक्सर पानी वगैरह मिलाते हैं, मान के चलते हैं, बकवास कर रहे हैं। तो दोस्त यहाँ पर जल का अपवर्तनांक इतना है और उसमें मैंने अल्कोहल मिला दिया, तो अल्कोहल मिलाने से वहाँ पर थोड़ा सा गाढ़ापन आ गया। तो दोस्त यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि हमारे अल्कोहल का अपवर्तनांक आप देख सकते हो, यहाँ पर 1.33 था, इसमें अल्कोहल मैंने मिला दिया तो ये बढ़ गया और यहाँ पर
मान के चलना है ना, ये वास्तविकता, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, केवल फैक्ट्स को दिमाग पर रखने का ये तरीका है, उसको हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो वायु में 1, जल में 1.33 और अल्कोहल में 1.36। मैंने बोला कि यहाँ पे जल में मैंने अल्कोहल मिला दिया तो यहाँ पर गाढ़ापन हो गया, मतलब 3 से क्या हो गया 6। और जरा याद करो, एक जमाना था भाई मेरे, गली वगैरह में हॉकर वाला किरासन तेल लेकर आता था, तो उस जमाने में मेरे भाई बहुत सस्ता तेल मिलता था, इतना सस्ता था कि मेरे भाई 1 रुपया में 4-4 लीटर मिलता था। कितना लीटर, एकदम भकुआ के बोलना है, आज भले 30 रुपये हो अलग चीज़ है तो 1 रुपया में 4-4 लीटर मिलता था। तो दोस्त यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि हमारे किरासन तेल का अपवर्तनांक कितना है, तो 1 रुपया में कितना मिलता था, 4-4 लीटर मिलता था। 1 रुपया में 4-4 लीटर, तो 1.44। तो जरा याद करो, जल के बाद अल्कोहल, तो किरासन तेल के बाद क्या है, तारपीन तेल। तो दोस्त यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कि जिस तरह से यहाँ पे जल का 1.33, अल्कोहल का 3 दूनी के 6, उसी तरह से तारपीन तेल का अपवर्तनांक कितना होगा, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे 3 दूनी का 6, उसी प्रकार से हम लोग बात करेंगे 4 दूनी का 8। समझ पा रहे हैं? तो ये सारे अपवर्तनांक है। अब इसमें अगर पूछा जाए कि वायु और जल में, इन दोनों में, मान लीजिए आपसे मैंने पूछा, ये सब आप आपको मैंने बता दिया कि अपवर्तनांक जितना ज़्यादा होगा किसी माध्यम का, उसमें प्रकाश की चाल क्या होगी, कम होगी, और जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा उसमें प्रकाश की चाल क्या होगी, ब्रेकर बड़ा होगा तो स्पीड गाड़ी के क्या होगा, कम होगा, ब्रेकर छोटा होगा तो स्पीड गाड़ी का होगा, धसड़ ले जाएगा एकदम। तो दोस्त यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कांच की। तो कांच का जो अपवर्तनांक है वो कितना है, तो 1.5 से 1.9। क्राउन कांच का क्या है, तो 1.52। फ्लिंट कांच का क्या है, तो 1.65। मेरी बात समझ पा रही है? अब ये क्राउन कांच क्या है, फ्लिंट कांच क्या है, फिजिक्स आने दीजिए, उसमें हम लोग जरूर इसको यहाँ पे गौर फिक्र यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्त ये सारी चीज़ें अगर आपसे पूछा जाए, इधर मत देखिए, एक बार केवल आई शॉट लेना सीख जाइए। जैसे मैंने बताया, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वायु कितना है, एक मतलब सबसे कम वायु की हम लोग बात करेंगे, और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे जल में कितना 1.33, अल्कोहल में कितना 1.36, किरासन तेल का कितना है। तो मेरे दोस्त किरासन तेल कैसे मिलता था, तो 1 रुपया में 4-4 लीटर मिलता था। तारपीन तेल तो 3 दूनी का 6, 4 दूनी का 8, तो 1 रुपया में 4-4 लीटर, 1.48 की बात करेंगे। कांच का क्या है अपवर्तनांक, तो 1.5 से लेकर 1.9, और उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे मेरे भाई कि हमारे क्राउन कांच का अपवर्तनांक क्या होता है, तो 1.52 होता है, और इसके बाद फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक क्या होता है, तो मेरे दोस्त यहाँ पर हम लोग बात करेंगे 1.65। और यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रकाश की चाल वगैरह की भी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है भाई मेरे, उसी प्रकार से यहाँ पर वायु में क्या होती है, कांच में क्या होती है, जल में इसकी चाल प्रकाश की कितनी होती है। तो दोस्त इन सभी चीज़ों को कहीं ना कहीं फिजिक्स में देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हमें फिजिक्स से स्टार्ट नहीं करना, जब फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे तो दोस्त वहाँ पर इन सभी फैक्ट्स को बहुत आसानी से, और हमने हर बार कहा है आपके क्लासेस में कि कुछ भी आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे क्लासेस में सारी चीज़ें आपको पढ़ाने के साथ साथ सारी चीज़ें आपके माइंड में कहीं ना कहीं बिल्कुल फिट करने की कोशिश की जाएंगी, और इस पर हमारी संस्था, हमारी टीम और हम खुद इस पर लगातार प्रयास और काम करते हैं ताकि आपके लिए कुछ बेहतर से बेहतर किया जा सके और भीड़ से कुछ अलग किया जा सके। तो दोस्त यहाँ पर हम लोगों ने